हेलो बच्चों। दोस्तों मैं कितने भी रंगों में रंग जाऊं, रसायन के रंग के बिना जिंदगी बेरंग सी लगती है। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों हाइड्रोजन को अंडरस्टैंड करने के बाद आज हम ब्लॉक केमिस्ट्री में आ चुके हैं और ब्लॉक केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करना। चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को बोला जाता है। आपको बेसिक आइडिया इसका मिल चुका है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। जी हाँ, एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फॉर्म में। आज हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एक बार फिर से डिफाइन करना है। देखिए एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, elements in which last electron enters to, elements in which last electron enters to S subcell, enters to S subcell are called S block elements, are called S block elements। देखिए जिन एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होगा, उन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। ऐसा देखिए किन एलिमेंट्स के केस में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा देखिए किस केस में होगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में ऐसा होगा। क्या होगा, देखिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होगा, इन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होगा। देखिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए NS1 NS2, N is period number, N is period number, N is period number, N क्या है, पीरियड नंबर है। इस प्रकार से पीरियड नंबर चेंज होगा, N की वैल्यू चेंज होगी और आपको वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। यहां देखिए N1 2 3 4 5 6 7 पुट करने से आपको वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। देखिए एन पीरियड नंबर है और क्वांटम नंबर्स की दुनिया में हमने अंडरस्टैंड किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और देखिए सभी एलिमेंट स्टेबल है, ऑल आर स्टेबल, ऑल आर स्टेबल, all are stable except radium and francium, these are radioactive elements। जी हां ये अनस्टेबल है, these are radioactive elements। इनसे रिलेटेड हमारा डिटेल में होगा डिस्कशन। कहां होगा, रेडियो एक्टिविटी में। अभी हमें देखिए इन एलिमेंट्स की एस ब्लॉक में स्टडी करनी होगी। कौन से एलिमेंट्स की, ध्यान से देखिए, इन एलिमेंट्स की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात नहीं करनी है। हाइड्रोजन को हमें यहां डिस्कस नहीं करना है, ऑलरेडी एक सेपरेट चैप्टर में, हाइड्रोजन चैप्टर में इससे रिलेटेड हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। और देखिए हीलियम की प्रॉपर्टीज ग्रुप 18 एलिमेंट से मैच होती हैं। इसको वहां पर 12th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में डिस्कस किया जाएगा हीलियम को। नो डाउट एस ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन प्रॉपर्टीज ग्रुप 18 एलिमेंट से मैच होती है, तो इसको वहां पर ग्रुप 18 में ही करना होगा डिस्कस। तो चलिए इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा। जल्दी से ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करनी है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, देखिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 are called alkali metals।
These elements are called alkali metals. These elements are named as alkali metals. alkali metals क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखिए. They react with water. देखिए alkali metals क्यों बोलते हैं? They react with water. They react with water to form strong bases. To form strong bases. Strong bases. Strong bases are alkalis. जी हाँ, strong bases क्या है? alkalis. इन मेटल्स को क्या बोला जाएगा? जिनसे alkalis मिलते हैं, strong bases मिलते हैं, alkali metals बोला जाएगा. देखिए ग्रुप 1 का मेंबर कैपिटल M है. सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट लिथियम. लिथियम से जो बेस मिलता है LiOH, ये वीक बेस होगा. बाकी सभी क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे. यानी ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं मोस्टली स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करते हैं. वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, क्या होगा? देखिए MOH प्लस H2. H2 गैस इवोल्व होगी. इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, H2 गैस इवोल्व होगी, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट लिथियम. ऑल मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 form strong bases. On treatment with H2O, on treatment with H2O, except lithium. Very important point. लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा LiOH फॉर्म होगा. तो देखिए ये होता है वीक बेस, ये आपको नोट करना है. सोडियम रिएक्ट होगा वाटर के साथ, तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH फॉर्म होगा. पोटासियम रिएक्ट होगा वाटर के साथ, तो देखिए KOH फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग बेस KOH फॉर्म होगा. रुबिडियम रिएक्ट होगा वाटर के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस RbOH फॉर्म होगा. सीजियम रिएक्ट होगा वाटर के साथ, तो देखिए CSOH फॉर्म होगा. यहां से हमें यह कंक्लूड करना है मोस्टली मेटल्स ग्रुप 1 की वाटर के साथ रिएक्ट होने पर स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करते हैं. देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस. इस वजह से इन मेंबर्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं. एल्कलीज फॉर्म होंगे. क्या फॉर्म होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलीज फॉर्म होंगे. लेकिन LiOH इज वीक बेस. ये वीक बेस है, ये भी आपको नोट करना होगा, इसको स्टार मार्क करना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप जान चुके हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं. इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 से रिलेटेड. जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय NS1. ध्यान से देखिए लिथियम के केस में 2s1, सोडियम के केस में 3s1, पोटासियम के केस में 4s1, रुबिडियम के केस में 5s1, सीजियम के केस में क्या होगी 6s1. 1 1 1 1. देखिए वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल याद होगा आपको. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ग्रुप 1 के केस में 1 है. इस 1 इलेक्ट्रॉन को देखने से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं ये मेंबर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है. ये मेंबर्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से, ये आप जानते हैं. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं.
आगे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना है। देखिए, एल्कली मेटल्स एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन कंबाइंड फॉर्म। देखिए, लिथियम जब कंबाइंड फॉर्म में होगा तो लिथियम प्लस की फॉर्म में होगा। सोडियम जब कंबाइंड फॉर्म में होगा सोडियम प्लस की फॉर्म में होगा। पोटासियम जब कंबाइंड फॉर्म में होगा पोटासियम प्लस की फॉर्म में होगा। जी हाँ, आप जानते हैं रुबिडियम कंबाइंड फॉर्म में होगा रुबिडियम प्लस की फॉर्म में होगा। सीजियम कंबाइंड फॉर्म में होगा सीजियम प्लस की फॉर्म में होगा। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जी हाँ, इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। वैलेंस शेल और इनर सेल में गैप है। अगर गैप है, एनर्जी का डिफरेंस है, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो देखिए, कंबाइंड फॉर्म में लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस ही मिल पाएंगे। यानी चार्ज +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा +1 होगा। इसको नोट कीजिए। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, कलर लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम। देखिए, लिथियम से रुबिडियम इनके कलर सिमिलर होते हैं, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट, कोई वाइट होगा सिल्वरी होगा, कोई सिल्वरी वाइट होगा। तो हमने इनके कलर को मान लिया है सिल्वरी वाइट। जी हाँ, सिल्वरी वाइट होंगे, लेकिन सीजियम का कलर डिफरेंट होता है। पेल गोल्ड कलर होता है सीजियम का, पेल गोल्ड, याद रखिए, पेल गोल्ड कलर सीजियम का होता है। और ये सभी सिल्वरी वाइट हैं। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। जी हाँ, जनरल बातें हैं, जस्ट हमें ध्यान रखना है। एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम इज हार्ड, lithium is hard, other members are soft, and softness increases on moving down the group। देखिए, डाउन द ग्रुप मूव करने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। लिथियम से सीजियम सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एटॉमिक रेडियाई को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज को अंडरस्टैंड करना होगा। लिथियम से सीजियम, ध्यान से देखिए, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, इस प्रकार से लिथियम से सीजियम मूव करने पर देखिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, साइज इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? साइज इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से इस प्रकार से देखिए साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अगर नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नोबल गैसेस में वैन डर वाल्स रेडियाई की बात की जाती है, इनके अलावा एक पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैसेस के अलावा इनकी बात की जाए, ग्रुप 1 मेंबर्स की बात की जाए, ग्रुप 1 मेंबर्स का एटॉमिक रेडियाई एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, हम जानते हैं। तो मैक्सिमम किसका होगा? इसी का होगा। देखिए, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, तो देखिए इनका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट को आपने नोट किया। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स। जी हाँ, सेल्स इंक्रीज होंगी तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर इस प्रकार से देखिए एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। चलिए, इस पॉइंट को नोट करने के बाद आगे चलते हैं। बारी है आयनिक मोबिलिटी की। आयनिक मोबिलिटी इन वाटर, जब तक मेंशन ना हो वाटर में है या मोल्टन फॉर्म में है, तो उस केस में
वोटर को ही हमें या कंसिडर करना होगा, तो वोटर में मैंने मेंशन किया आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करनी होगी। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। इस प्रकार से देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। आई होप ऑर्डर आपने किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, इसके बाद बारी है आयनिक रेडियस को अंडरस्टैंड करने की, इसके ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने की। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद देखिए कैटायंस मिलते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। इस प्रकार से हमें कैटायंस मिलते हैं। देखिए जो ट्रेंड यहां था वही ट्रेंड हमें यहां भी मिल पाएगा। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। सभी से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया है, ट्रेंड क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। देखिए इसके बाद जो ट्रेंड यहां था वही ट्रेंड यहां होगा, आयनिक रेडियाई के केस में होगा। इसके बाद हाइड्रेटेड रेडियाई को हमें जानना होगा। वोटर में जो रेडियाई होगा हाइड्रेटेड रेडियाई, इसको हमें जानना होगा। ध्यान से देखिए वोटर में क्या होगी, हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन ज्यादा कब होगी, पानी को आयन कब ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाइड्रेशन ज्यादा कब होगी, जब देखिए चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और हाइड्रेशन कब ज्यादा होगी, देखिए जब साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। साइज स्मॉलर होगा तब हाइड्रेशन ज्यादा होगी। जी हां, साइज स्मॉलर होगा तो इफेक्टिवली वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा कौन, आयन। उस केस में हाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो जरा सोचिए साइज तो यहां हाइड्रेशन से पहले इस प्रकार से वेरी करता है, चार्ज सेम है। तो हाइड्रेशन किस केस में ज्यादा होगी, साइज इस प्रकार से वेरी करता है बिफोर हाइड्रेशन। हम यहां हाइड्रेटेड रेडियाई की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद बात होगी हाइड्रेटेड रेडियाई की। वाटर में मिक्स करने से पहले देखिए साइज का ऑर्डर ये होगा, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर ये होगा। इन एब्सेंस ऑफ वाटर ऐसा होगा। इसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होगा ये हमें जानना है। देखिए वाटर की प्रेजेंस में लिथियम प्लस हैवीली हाइड्रेटेड होगा, स्मॉलर है, लिथियम प्लस स्मॉलर है, इफेक्टिवली ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा और इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ठीक, इसके बाद सोडियम प्लस, इसका साइज इसकी कंपैरिजन में बड़ा है, तो इस केस में देखिए इसकी हाइड्रेशन कम हो पाएगी। इसके बाद देखिए के प्लस और बड़ा है, इसकी हाइड्रेशन और कम हो पाएगी। यहां देखिए रुबिडियम प्लस और बड़ा है, इसकी हाइड्रेशन और कम हो पाएगी। सीजियम प्लस सबसे बड़ा है, इसकी हाइड्रेशन पुअर होगी। क्या होगी, पुअर होगी। जरा देखिए जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई है, इसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा है, या जिसकी हाइड्रेशन कम हुई है इसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा है। देखिए जिसकी हाइड्रेशन कम हुई है इसका हाइड्रेटेड रेडियाई कम है, और जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई है इसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा है। तो देखिए ये ऑर्डर आपको मिल पाएगा, ये ऑर्डर आपको हाइड्रेटेड रेडियाई का मिल पाएगा, हाइड्रेटेड रेडियाई का ये ऑर्डर मिल पाएगा। इस प्रकार से हाइड्रेटेड रेडियाई, देखिए हाइड्रेशन के बाद रेडियाई देखिए किसका ज्यादा है, लिथियम प्लस एक्वस का ज्यादा है। इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, लिथियम प्लस एक्वस का हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा, सोडियम प्लस एक्वस का कम होगा, पोटासियम प्लस एक्वस का और कम होगा, रुबिडियम प्लस एक्वस का और कम होगा, सीजियम प्लस एक्वस का सबसे कम होगा।
देखिए वाटर की एब्सेंस में जिसका सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई था उसका देखिए वाटर की प्रेजेंस में पुअर हाइड्रेशन की वजह से सबसे कम होगा हाइड्रेटेड रेडियाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए साइज के साथ हाइड्रेशन इस प्रकार से रिलेटेड है, चार्ज के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है। यहां चार्ज तो सेम है, या चार्ज सेम है तो आंसर फिर हमें साइज के अकॉर्डिंग करना होगा। यहां हमने चेक किया लिथियम प्लस स्मॉलर है, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, लिथियम प्लस मोलर है, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। हाइड्रेशन के बाद हाइड्रेटेड रेडियाई आपको सबसे ज्यादा मिलता है इसका, और सबसे कम जिसका साइज पहले सबसे बड़ा था, जिसकी पुअर हाइड्रेशन हुई, जिसकी क्या हुई, पुअर हाइड्रेशन हुई, उसका देखिए हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे कम होगा। अगर आपने हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसके बाद हमें आयनिक मोबिलिटी इन वाटर को करना होगा अंडरस्टैंड। क्या ट्रेंड होगा, आयनिक मोबिलिटी का क्या मीनिंग है? आयनिक मोबिलिटी का मीनिंग है आयंस की मूवमेंट पानी में। आयनिक मोबिलिटी इन वाटर को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए क्या ट्रेंड मिलता है, ट्रेंड हमें इस प्रकार से मिलता है, अगर हाइड्रेटेड रेडियस अगर ज्यादा होगा, आयन हेवीली हाइड्रेटेड होगा, ऐसे केस में आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, भारी भरकम आयन की मूवमेंट कम होगी। अब देखिए अगर हाइड्रेटेड रेडियाई आयंस का क्या है, लेसर है, यानी पुअर हाइड्रेशन है, ऐसे केस में आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जरा ध्यान से देखिए लिथियम प्लस एक्वस से, लिथियम प्लस एक्वस से अगर सीजियम प्लस एक्वस मूव करते हैं, सीजियम प्लस एक्वस मूव करते हैं तो क्या होगा, यहां से यहां मूव करने पर क्या होगा, हाइड्रेशन, ध्यान से देखिए, हाइड्रेशन पुअर होगी। आप जानते क्यों पुअर होगी, हाइड्रेशन पुअर होगी, और हाइड्रेशन पुअर होगी तो देखिए हाइड्रेटेड रेडियाई आयंस की डिक्रीज होंगी, यानी ये होगा हैवीली हाइड्रेटेड। अगर ये हैवीली हाइड्रेटेड होगा तो इस केस में हम बोल सकते हैं आयनिक मोबिलिटी पानी में सबसे कम इसी की होगी, सबसे भारी भरकम यही होगा। यहां से यहां मूव करने पर आयनिक मोबिलिटी कम होगी, आयनिक मोबिलिटी कम होगी। इसके बाद देखिए आयनिक मोबिलिटी का एग्जैक्ट ट्रेंड क्या होगा, लिथियम प्लस एक्वस, इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम, भारी भरकम होगा, हेवीली हाइड्रेटेड होगा। इसके बाद देखिए सोडियम प्लस एक्वस, पोटासियम प्लस एक्वस, इसके बाद रुबिडियम प्लस एक्वस, और सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी पानी में सीजियम प्लस एक्वस की। नोट कीजिए इसको, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप जानते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसेस क्यों होना चाहिए, आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए, इससे रिलेटेड हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी, जब Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स इन न्यूक्लियस खींच रहा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल की इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ओवरकम करने के लिए। आई होप आपने इसको किया अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए अगर साइज ज्यादा हुआ उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इसको ओवरकम करने के लिए कम एनर्जी का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा।
अगर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देखिए साइज बड़ा है और एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, इसके साथ साइज इनवर्सली रिलेटेड है। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। अगर साइज इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है तो इस प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साइज को कंपेयर किया जाए तो एटॉमिक साइज इस प्रकार से देखिए, एटॉमिक साइज इस प्रकार से वेरी करते हैं। लिथियम से सीजियम एटॉमिक साइज किस प्रकार से वेरी करते हैं, देखिए लिथियम स्मॉलर होगा और सीजियम क्या होगा, सीजियम सबसे बड़ा होगा, ये स्मॉलर होगा, ये देखिए लार्जर होगा। इस प्रकार से साइज का वेरिएशन होगा, यहां से यहां साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो देखिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की होगी। इस प्रकार से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप जानते हैं क्या, देखिए लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज होना चाहिए, जी हाँ इंक्रीज होना चाहिए। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, साइज देखिए बड़ा होता जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो देखिए इस प्रकार से डिक्रीज होगी। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। यहां देखिए अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में बात की जाए तो एल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा। जहां लेफ्ट टू राइट नोबल गैसेस को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि नोबल गैसेस के केस में वैंडरवॉल रेडियाई को मेजर किया जाता है, अगर नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप जानते हैं अगर सबसे बड़ा साइज एल्कली मेटल्स का होगा एक पर्टिकुलर पीरियड में एक्सेप्ट नोबल गैसेस, अगर सबसे बड़ा साइज एल्कली मेटल का होगा तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। जी हाँ, एक पर्टिकुलर पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल की क्या होगी, कम होगी, लोएस्ट होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है। आई होप आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए हमें जानना होगा डेंसिटी को। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। देखिए इनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन फिर भी कंपैरिजन तो हो ही सकता है। जी हाँ, डेंसिटी कम होगी, कंपैरिजन जरूर होगा। इसके लिए आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा डाउन द ग्रुप मूव करने पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ मास ओवर पावर्स द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, यानी मास तेजी से इंक्रीज होगा। तो क्या यह ट्रेंड देखने को मिलता है, लिथियम से ज्यादा सोडियम की डेंसिटी, इसके बाद पोटासियम, इसके बाद रुबिडियम, इसके बाद सीजियम, क्या यह ट्रेंड देखने को मिलता है? आपको ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए यहां होगा एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन इस प्रकार से होगा, लिथियम की डेंसिटी सबसे कम ही होगी। ये देखिए ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर में भी सबसे कम ही है, लेकिन सोडियम की डेंसिटी पोटासियम की डेंसिटी से कम होनी चाहिए थी। ये केस रिवर्स हुआ है, पोटासियम की डेंसिटी कम है, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है। इसके बाद देखिए जो ट्रेंड एक्सपेक्टेड था वैसा ही मिलता है, यह एबनॉर्मल बिहेवियर मिलता है। ध्यान से देखिए यह एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों मिलता है, दिस इज ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑन मूविंग सोडियम टू पोटासियम। पोटासियम का साइज एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम। इस केस में वॉल्यूम ज्यादा होगी, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो ज्यादा नहीं मिल पाएगा। क्या मिल पाएगा, सोडियम के मास बाय वॉल्यूम के रेशियो से कम मिल पाएगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। पोटासियम की डेंसिटी सोडियम की डेंसिटी से कम है, यानी मास बाय वॉल्यूम पोटासियम के लिए लेसर है, मास बाय वॉल्यूम सोडियम के लिए क्या है, ग्रेटर है। इसके बाद देखिए
इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा। एल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटीज ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बड़ा है यानी वॉल्यूम ज्यादा होगी तो इनकी डेंसिटीज कम होगी। फिर भी कंपैरिजन हमने कर लिया है दोस्तों, इसको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपने इसको याद कर लिया है तो इसके बाद देखिए, लिथियम की डेंसिटी कम है तो क्या इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर कर सकते हैं? लिथियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जा सकता है? जी नहीं, लिथियम की डेंसिटी कम है, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी से कम है। इसका मीनिंग है लिथियम केरोसिन ऑयल पर फ्लोट करता है, इसलिए लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। लिथियम इज केप्ट इन पैराफिन वैक्स, इसको वैक्स में रखा जाएगा। सोडियम, पोटासियम, these elements are kept in केरोसिन ऑयल। हाँ, इनको रखा जा सकता है, इनकी डेंसिटी केरोसिन ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होगी, यानी ये केरोसिन ऑयल पर फ्लोट नहीं करते हैं, ये सिंक कर जाएंगे। इनको केरोसिन ऑयल में रखा जा सकता है, लिथियम को नहीं रखा जाएगा। इस पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड मिलता है? देखिए, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल एटम रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, हेंस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ध्यान से देखिए, लिथियम से सीजियम तक बात की जाए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम से सीजियम तक बात की जाए तो यहां से यहां देखिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स से मिलते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है किस बात पर? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल में होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। देखिए यहां वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही कम है, यानी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड पर, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पर। अगर डाउन द ग्रुप मूव करने पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं तो देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से आंसर नहीं कर सकते तो आंसर ऐसे करना होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि देखिए इनर सेल्स में होंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो रिपल्शन होगी। जी हाँ, ये तो इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, इनकी पेयरिंग हो चुकी है। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल कर सकते हैं। अगर बिगर एटम्स का केस हुआ तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे होंगे। तो देखिए, डाउन द ग्रुप मूव करने पर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, रिपल्शन इंक्रीज होगी। अगर रिपल्शन इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से डिक्रीज होगा। इस ट्रेंड को आप नोट कर लीजिए। अगर ये ट्रेंड आपने नोट कर लिया है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो इस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। चलिए इसके बाद हमें जानना होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या मीनिंग है? टेंडेंसी फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू डिक्रीमेंट इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, डाउन द ग्रुप लिथियम से सीजियम बात की जाए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार से डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी
डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ रिमूव हो पाएगा। जी हाँ, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर ऐसा होगा तो देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज हुआ। जल्दी से इस पॉइंट को नोट कीजिए, लिथियम से सीजियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है। इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर को करना होगा अंडरस्टैंड। इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए ऑल एल्कली मेटल्स हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग देखिए क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट neighbors which are in contact with a particular atom। देखिए बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, रिपीटिंग पैटर्न को बनाएंगे, हम यूनिट सेल को बनाएंगे। देखिए रिपीटिंग पैटर्न इज यूनिट सेल। कंप्लीट स्ट्रक्चर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, हम यहां पर रिपीटिंग पैटर्न की बात करेंगे। रिपीटिंग पैटर्न इज यूनिट सेल। देखिए बीसीसी कैसा होगा, हमें यहां पर स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न की बात करनी है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले क्यूब को ड्रॉ करना होगा। एल्कली मेटल्स के केस में इस प्रकार की अरेंजमेंट होगी, क्यूब के कॉर्नर्स पर इस प्रकार से देखिए एटम्स प्रेजेंट होंगे और एक एटम यहां बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। ये होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एटम्स की अरेंजमेंट इस प्रकार से होगी। देखिए बॉडी सेंटर पर एटम होगा, कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। ध्यान से देखिए, इस बॉडी सेंटर पर रखे एटम के साथ कितने नेबर्स कांटेक्ट बनाएंगे, ये 4 कांटेक्ट बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये 4 कांटेक्ट बनाएंगे। ये ध्यान से देखिए, ये 4 कांटेक्ट बनाएंगे। कितने एटम्स, कितने नेबर्स इसके साथ कांटेक्ट बनाएंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, देखिए इस प्रकार से 8 होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। बॉडी सेंटर्ड के बारे में और भी डिफरेंट यूनिट सेल के बारे में आप जानेंगे 12th क्लास में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। अभी आपके लिए इतना काफी है, आगे चलते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड होगा, किस टाइप का होगा नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद फ्लेम कलरेशन की बात करनी होगी। एल्कली मेटल्स का फेमस टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट। जी हाँ, जब एल्कली मेटल्स को बर्नर पर हीट किया जाएगा होगा क्या, अगर विजिबल रीजन में अगर लाइट एब्जॉर्ब हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट तक जंप करता है, हायर स्टेट से फिर लौटेगा ग्राउंड स्टेट। इस प्रकार के ट्रांजिशन की कोरस्पॉन्डिंग ह्यूमन आइज को कलर डिटेक्ट होगा। और फ्लेम कलरेशन को देखिए इस अंदाज में नोटिस किया गया है। लिथियम के केस में क्रिम्सन रेड कलर मिलता है, ध्यान से देखिए। सोडियम के केस में गोल्डन येलो, पोटासियम के केस में देखिए लाइलैक कलर मिलता है। रुबिडियम के केस में रेडिश वोलेट, सीजियम के केस में ब्लू वोलेट, ऐसे कलर मिलते हैं। याद कैसे किया जाए, देखिए तरकीब देखिए याद करने की, टेक्निक देखिए, निमोनिक्स देखिए। क्राइंग लीला, रब बोली, ये रसायन लीला नहीं है, कोई और लीला है, याद कीजिए। देखिए क्राइंग लीला, रब बोली। यहां से क्या बनेगा, देखिए सीआर से क्रिम्सन रेड, क्या बनेगा क्रिम्सन रेड। इसके बाद देखिए वाई से येलो, आई होप याद किया होगा। लीला से देखिए, लीला से लाइलैक बनेगा, आई होप ये भी आपने याद कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद रब से क्या बनेगा, रब से रेडिश वोलेट, क्या बनेगा रेडिश वोलेट। इसके बाद देखिए रेडिश वोलेट और रेडिश ब्लू,
रब से बनेगा बोली, ब्लू बनेगा। क्या बनेगा? ब्लू बनेगा इससे। आई होप आपने इस प्रकार से रिलेट करते हुए, निमोनिक्स को यूज करते हुए कलर्स को याद कर लिया है। तो देखिए, यहीं से ही हमारी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और हम एक बार फिर से फ्लेम टेस्ट की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बंसन बर्नर क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है। जी हाँ, ये फ्लेम टेस्ट बंसन बर्नर को यूज करते हुए परफॉर्म होता है। आपको भी फ्लेम टेस्ट के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करना है और बंसन बर्नर की फ्लेम के जो डिफरेंट डिफरेंट जोन के टेम्परेचर हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, बंसन बर्नर की जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम है इसके टेम्परेचर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट सेशन में उसी क्वेश्चन के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ों को ऐसे ही याद करते रहिए और अपने नोट्स बनाइए। अच्छे नोट्स बनेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहेंगे और आप एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते ही बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।